हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट सीपीसी पढ़ेंगे। पार्ट कौन सा? पार्ट 4, सूट इन पर्टिकुलर केसेस के बारे। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है हमारा? 79 से ले करके इसकी रेंज है 79 से 88। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस सेक्शन 79 से लेके 88। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं नोटिस के बारे में। सेक्शन 80 में जो नोटिस दिया जाएगा वो मैंडेटरी है जब सूट किसका हो, तो सूट किसका हो? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 80 में नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज़ जो प्रोविज़न है सेक्शन 80 की, वो बाइंडिंग किन के ऊपर है? तो हाई कोर्ट के ऊपर है, सिविल कोर्ट ऑफ सिविल जज के ऊपर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्ट्स के ऊपर ये बाइंडिंग है। एक बार बेरेट खोल के देख लेते हैं। तो ये बेरेट का प्रोविज़न है हमारा। तो पार्ट 4 जो है वो सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करता है। 79 से लेके 88 तक इसका प्रोविज़न चलता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन अथॉरिटी आ गई? पहला हो गया गवर्नमेंट एंड दूसरा हो गया पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी। इसलिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, जो कौन सा था, ये वाला सवाल था हमारा कि जो नोटिस भेजा जाएगा वो किनको किनको भेजा जाएगा? तो सिर्फ गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। इसीलिए कॉर्पोरेट सोसाइटी और ये ग्राम पंचायत के बारे में नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट है और क्या है? पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में है। एक बार देखते हैं 79 में क्या दिया गया है। तो जब भी कोई सूट होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट, तब वहाँ पे जो अथॉरिटी होगी वो नेम्ड होगी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के नाम से। ठीक है, टू बी नेम इन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या नाम यूज़ करेंगे? यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए किसी भी सिविल सूट में क्या रहता है? जनरली कोई भी अथॉरिटी रहती है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रहता है अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जाता है तो। इसके बाद सेकंड वाला है हमारा, अगर वो कोई और स्टेट रहेगा अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तो स्टेट रहेगा नाम, स्टेट रहेगा स्टेट ऑफ XYZ जो भी उसका नाम है। ठीक है, फिर नोटिस के बारे में बात करता है कि अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो कि काम कर रहे थे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। ठीक है, तो किन कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? पहला है गवर्नमेंट और दूसरा पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर उनको सूट फाइल करना है तो कितने महीने में करना पड़ेगा? 2 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है, 2 मंथ का उनको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और वो रेलवे एरिया नहीं है, ठीक है, नॉट बीइंग रेलवे एरिया, तो किसको देंगे? सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट को देंगे। अगर रेलवे एरिया है तो किसको देंगे? जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे को देंगे। और उसके बाद अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उस गवर्नमेंट में किया जा सकता है, सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट होगा। और कोई भी अदर स्टेट है, सूट अगेंस्ट द अदर स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी स्टेट के सेक्रेटरी के होगा। देखो यहाँ पे अलग से प्रोविज़न दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का कि उसके सेक्रेटरी के बारे में बात किया गया था, लेकिन अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर भी अभी स्टेट है, तो अब स्टेट यूटी का स्टेटस मिला हुआ है, तो उनकी जो भी गवर्नमेंट होगी वहाँ के सेक्रेटरी, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ के सेक्रेटरी। तो अपने को ज़्यादा याद तो करना नहीं, सेंटर होगा तो भी सेक्रेटरी, स्टेट होगा तो भी सेक्रेटरी, और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में होगा तो भी सेक्रेटरी। ठीक है, एक बस याद रखना है कि रेलवे अगर होगा तब वहाँ पे GM आ जाएंगे, जनरल मैनेजर। ठीक है, और जब हम पब्लिक सर्वेंट को डिलीवर कर रहे हैं ये, तो उस केस में किसको दिया जाएगा? तो पब्लिक सर्वेंट के केस में उसको डिलीवर किया जाएगा या तो फिर उनके ऑफिस में छोड़ दिया जाएगा। क्या क्या चीज़? स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेसिडेंस एंड द प्लेंटिफ के बारे में,
और जो भी वो रिलीफ क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये सब उसको किनको, पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस वाले इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफिकली तो नहीं मेंशन किया गया, बट जो कोर्ट है यहाँ पे वो तीनों कोर्ट पे अप्लाई करेगा। जो भी हमारा प्रोविज़न है सेक्शन 80 का वो तीनों कोर्ट पे अप्लाई करेगा। कौन कौन सी कोर्ट है, कोर्ट्स क्या क्या है हमारा सेक्शन 80 में? तो पहला है हमारा हाई कोर्ट, फिर दूसरा है हमारा कोर्ट ऑफ सिविल जज बोल सकते हैं, सीजे का कोर्ट, और डीजे का कोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंडर द फॉलोइंग सेक्शन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैट्यूटरी नोटिस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर नोटिस के बारे में बात आएगा तो कहाँ दिया रहेगा, ये बी में दिया रहेगा। बाकी सेक्शंस में क्या क्या दिया है बताइए। 75 में क्या दिया, 14 में क्या दिया, 115 में क्या दिया। तो 75 में पावर है कोर्ट की, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, ठीक है। 14 में क्या दिया गया है, 13 14 साथ में पढ़ते। 13 में क्या दिया गया है, फॉरेन कोर्ट के बारे में, फॉरेन कोर्ट क्या होता है और फॉरेन कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। कब जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट कंक्लूसिव नहीं होता, फॉरेन कोर्ट नॉट कंक्लूसिव के बारे में कहाँ दिया गया, 13 में, है ना। तो उसके बाद ये 14 में क्या दिया गया, तो 14 में प्रिजम्पशन किस चीज़ का, फॉरेन कोर्ट के जजमेंट का, ठीक है। तो प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, प्रिजम्पशन। और 15 से क्या चालू हो जाएगा हमारा, कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, तो प्लेस ऑफ सुइंग स्टार्ट हो जाएगा, प्लेस ऑफ सुइंग, है ना। फिर यहाँ पे जो सेक्शन हमारा 115 है वो बात करता है रिवीजन की। तो 3 सेक्शन साथ में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर याद करेंगे, इसका चैप्टर नहीं सॉरी पार्ट याद करेंगे। कौन सा पार्ट है, तो पार्ट है हमारा 7 8 है। पार्ट 8 में 3 चीज़ें हैं, पार्ट 8 में 3 ही सेक्शन है और 3 चीज़ें भी हैं, 3 है। कौन सा रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू, ठीक है। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 113 से लेके 115, 113, 114 और 115। तो पहला कौन सा है, रेफरेंस, फिर रिव्यू, फिर रिवीजन, ठीक है। पहला रेफरेंस, रिव्यू, फिर रिवीजन। और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 15 में दिया गया है रेफरेंस के बारे में, सॉरी रिव्यू के बारे में, रिवीजन के बारे में, तीनों सेम है, ठीक है। रिवीजन के बारे में, ठीक। 79 में क्या बात करता है, हो गया कंप्लीट, इसको मिटा देते हैं। फिर 79 में क्या बात करता है, अ सूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो यूनियन के अगेंस्ट फाइल करेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी तो किसके अगेंस्ट करेंगे, तो स्टेट का नाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद द स्टिपुलेशन दैट इन अ सूट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिव शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो हमने 79 में इसको पढ़ा है। 78 में हमने क्या पढ़ा है, 77 में हमने पढ़ा था लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, है ना। 78 में फिर क्या पढ़ा है, तो फिर फॉरेन कोर्ट के बारे में, फॉरेन कोर्ट था कि फॉरेन जजमेंट था बताइए 78 में। तो 78 में कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, कमीशन के बारे में था, है ना। ये हो गया 78। 79 ए में क्या है बताइए, 79 ए ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और 77 हमने बताया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़े। फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट, एक सूट फाइल करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द पब्लिक ऑफिस इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, सेक्शन 80 में टाइम लिमिट कितना है, तो 2 मंथ था कि 3 मंथ्स था, तो 2 मंथ्स था, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे आते हैं, सेक्शन 80 में क्या दिया गया टाइम लिमिट, तो 2 मंथ्स है।
इतनी नोटिस दी जाएगी रिक्वायरिंग टू बी डिलीवर बिफोर द इंस्टीट्यूशन सो सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजनल है हमारा सेक्शन 80 का, वो कैसा है? तो सेक्शन 80 का प्रोविजन हमारा मैंडेटरी होना चाहिए। क्या होगा? मैंडेटरी होगा, क्योंकि शैल वर्ड का यूज़ किया गया है वहाँ। फिर नोटिस जो है हमारा, एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी सेक्शन 80 में, कौन कौन अथॉरिटी है? तो हाई कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। हाई कोर्ट, सिविल जज का कोर्ट और डीजे साहब का कोर्ट। ठीक है, ये तीनों कोर्ट्स में किया जा सकता है। और एक और कौन सी चीज़ हमने पढ़ी थी? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, जो किसके अगेंस्ट हो सकता है? तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा। गवर्नमेंट में 79 में कौन कौन सी गवर्नमेंट? या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब नोटिस हमको भेजना है सेक्शन 18 में, जो कि रेलवे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे किसको भेजेंगे? तो हमने पढ़ा था कि जनरल मैनेजर को भेजेंगे। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 18 में पढ़ा था। सेक्शन 18 में और क्या पढ़ा था? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जम्मू एंड कश्मीर है तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, है ना, वहीं की गवर्नमेंट। और अदर स्टेट है तो वहाँ पे भी सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट। ठीक है, खाली बस रेलवे वाले केस में हमारा जनरल मैनेजर आएगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू बी सर्व एज अ नोटिस, सेक्शन 18 में दिया गया, तो नोटिस का पीरियड है 2 मंथ्स। फिर विच ऑफ द सेक्शंस अ नोटिस इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हमने पढ़ा है 80 में। चलिए 50 में हमने क्या पढ़ा था और 51 में हमने क्या पढ़ा था? तो 49 और 50 हमने साथ में पढ़ा था। क्या क्या था? 49 में ट्रांसफरी के बारे में था, 49 ट्रांसफरी। 50 में क्या था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डन। और 51 से हमारा कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था? 51 से लेके 54, 51 से लेके 54 क्या चीज़ था? 51 था हमारा ये वाला जो प्रोसीजर क्या था हमारा? प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन। 51 था हमारा एनफोर्स एग्जीक्यूशन के बारे में। 52 क्या था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के 2 सेक्शन है ना, एलआर के 2 सेक्शन है, 50 एंड 52। 50 में डेफिनेशन दी गई है, 52 में क्या बात किया है? अगर एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हो रहा है एलआर के अगेंस्ट। ठीक है, 53 में क्या बात की गई है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। और 54 में पार्टीशन के बारे में है। अब पार्टीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे कलेक्टर करेंगे। ये अथॉरिटीज़ याद रखनी है अपने को। आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 80 का प्रोविजन कैसा है? मैंडेटरी है। क्या वर्ड यूज़ किया गया है? शैल। फिर जो नोटिस है सेक्शन 80 का, वो किसको सर्व होगा? सेक्शन 80 का नोटिस को, तो यहाँ पे सेक्रेटरी सही है, और यहाँ पे प्लस अगर जीएम लिखा रहता, जीएम ऑफ दी, कहाँ की? जीएम ऑफ रेलवे, तो भी सही होता। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमारा कौन कौन से प्रोविजन, कौन कौन से कोर्ट पे बाइंडिंग है? तो ये सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, सीजे, डीजे एंड हाई कोर्ट। फिर सेक्शन 80 में कौन सर्व करेगा? तो जीएम करेगा ऑफ द कंसर्न रेलवे। डन। सेक्शन 80 क्या डील करता है? तो सेक्शन 80 डील करता है रिक्वायरिंग फॉर द नोटिस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में डील करता है। ठीक है, फॉरेन जजमेंट हमने कहाँ पढ़ा था? तो सेक्शन क्लॉज में अगर बताऊँ मैं आपको, सेक्शन 1 के सेक्शन 2 के 5 में फॉरेन कोर्ट था, 2 के 5 में फॉरेन कोर्ट था, और 2 के 6 में फॉरेन जजमेंट था, है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़े। फिर एम्बेसडर को सूट फाइल किया जा सकता है एम्बेसडर के अगेंस्ट। ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया है हमारा सेक्शन 88 में। क्या दिया गया बताइए पहले? सेक्शन 88 में तो इंटरप्रीटर सूट है, इंटर
प्लीडर सूट, तो ये ऑप्शन कट गया, ही कैन नॉट बी सूड ये कट गया, है ना। फिर उसके बाद 86 में क्या दिया बताइए, फॉरेन रूलर के बारे में है, अगेंस्ट सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर। 88A में क्या दिया गया है, तो 88A में तो ये वाला इंटरप्लीडर सूट हो गया, इसको तो ख़त्म करते हैं, इंटरप्लीडर सूट हो गया, इसको ख़त्म, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये गलत हो गया। इसके बाद है हमारा 86 में, 86 में 3 चीज़ें लिखी गई, अगेंस्ट किसके, फॉरेन रूलर, फिर है हमारा एम्बेसडर, ठीक है, और एनवॉय, ठीक है। और यहाँ पे 88A में डेफिनेशन दी है, किस चीज़ की डेफिनेशन दी है, तो यही फॉरेन रूलर्स की, एंड और डेफिनेशन है फॉरेन स्टेट की प्लस रूलर की, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो अगर बोला जाए कि एम्बेसडर किसको किसको सूट फाइल करना है, अगर सूट फाइल करना है अगेंस्ट फॉरेन रूलर या एम्बेसडर या एनवॉय, तो कौन से सेक्शन में फाइल करेंगे, सेक्शन 86, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोविजन रिगार्डिंग दी फेलिंग और ऑफ द सूट बाय एन एलियन, ये कहाँ दिया गया है, तो हम लोग एक बार ना सेक्शंस को देख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे अपने को। तो एक बार ना डेफिनेशन क्लॉज में चले जाते हैं। चलिए, ये हमारा चैप्टर 4 है, सॉरी पार्ट 4 है, जो कि बात करता है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, अलग अलग केसेस दिए गए हैं। फिर हमारा पहला है कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट में पहले आएगा सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, ठीक। फिर दूसरा बात करते हैं नोटिस के बारे में, तीसरा बात करते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है, ये बात करता है। फिर 82 में बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री के बारे में, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, कब एलियन सू कर सकते हैं, जब कब फॉरेन कोर्ट को सू किया जा सकता है, ठीक है, कब पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट में प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन रूलर, ठीक है। फिर 86 में बात करता है सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर, एम्बेसडर एंड एनवॉय। 87 स्टाइल ऑफ द फॉरेन रूलर एज अ पार्टी ऑफ द सूट। 87A में डेफिनेशन है सूट्स की, फॉरेन कोर्ट की और रूलर की। 87 में एप्लीकेशन है सेक्शन 1 का, सूट अगेंस्ट द रूलर्स फॉर फॉर्मर इंडियन स्टेट। 85 है, 86 है टू द रूलर्स ऑफ द फॉर्मर स्टेट, और 88 में बात करते हैं इंटरप्रेटर सूट के बारे में, ठीक है। तो कोशिश करते हैं एक बार लिखने की। चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर बार बार निकलता है मुँह से, पार्ट है ये, लेकिन पार्ट है हमारा 4। क्या है हमारा, सूट ऑफ पर्टिकुलर केस। फर्स्ट है हमारा, कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये 79 से ले करके 88 तक है। अब 79 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना है उसके बारे में पढ़ा। 80 में क्या पढ़ा, नोटिस के बारे में, ठीक है। फिर 81 में हमने क्या पढ़ा, तो 81 में पढ़ा एग्जेम्पशन के बारे में, है ना। एग्जेम्पशन किस किस से, अरेस्ट से, पर्सनल अपीयरेंस से, है ना। फिर 82 में हमने क्या पढ़ा, 82 में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन के बारे में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में, डन। फिर आ गया हमारा किसको किसको सूट फाइल किया जा सकता है, तो 83 में हम बोलेंगे एलियन को फाइल करेंगे। 84 में फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट। फिर उसके 85 में स्पेशल पर्सन जो है, जो कि अपॉइंट किए जा रहे, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फिर 86 में फॉरेन रूलर, फॉरेन स्टेट हो गया था यहाँ पे 84 में, अब फॉरेन रूलर आएगा, फॉरेन रूलर
एम्बेसडर एंड एनवॉय। 87 में क्या था बताइए? तो स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर एज पार्टी, तो फॉरेन रूलर एज पार्टी, है ना। फिर 87A हो गया, 87A बचा, 87A फॉरेन स्टेट एंड रूलर की डेफिनेशन क्या है ना। फिर 87B ये क्या बात करता है? 87B बात करता है 85, 86 के बारे के एप्लीकेशन के बारे में। फिर 88 हमारा इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। तो ये हमने याद करने की कोशिश की है। लेट्स रिवाइज। तो पार्ट 4 क्या बात करता है? सूट्स ऑफ सिविल नेचर के बारे में बात करता है। 79 से लेके 88 तक दिया गया। 79 में अगेंस्ट द गवर्नमेंट, 80 में नोटिस, 81 में एग्जाम्पशन दिया गया, किसका किसका? अरेस्ट और पर्सनल अपीयरेंस का एग्जाम्पशन दिया गया। 82 में क्या बात करता है? एग्जीक्यूशन की। 83 एलियन को कब सू कर सकते? 84 फॉरेन स्टेट को कब सू कर सकते? 85 स्पेशल अपॉइंटमेंट ऑफ दी, कोई भी व्यक्ति जो है स्पेशल अपॉइंटमेंट हो रहा है बाय दी गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करता है। 86 में फॉरेन रूलर, एम्बेसडर एंड एनवॉय के बारे में है। 87 में फॉरेन रूलर एज द पार्टी हो सकती है। 87A में डेफिनेशन है किस चीज़ की? फॉरेन कोर्ट, फॉरेन स्टेट की और फॉरेन रूलर की। फिर 87 में हमारा एप्लीकेशन बताता है। 86, 85 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 88 में इंटरप्लीडर सूट के बारे में। डन। तो अब हम रिप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मैं पूछूं एलियन के बारे में कहाँ दिया गया, तो 83 में दिया गया, ठीक है। अब बताइए 21A में क्या दिया गया है? 15 तो बहुत इजी है। 15 क्या बात करते हैं? वहाँ से प्लेस ऑफ सुइंग स्टार्ट होता है, प्लेस ऑफ सुइंग। तो ये 15 बोलता है कि सबसे लोएस्ट ग्रेड वाले कोर्ट में, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, सबसे लोएस्ट ग्रेड वाला कोर्ट है, वहाँ होगा, ठीक है। फिर 21A के बारे में बात करूँ तो बार ऑन ऑब्जेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। 21B ऐसा कुछ होता नहीं है, ख़त्म। फिर आगे हमारा इंटरप्लीडर सूट, मतलब अगर A और B लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी का, है ना, मार पिटाई हो गई है दोनों में एकदम बहुत भयंकर, और C के ना, जैसे मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए A भी लड़ रहा है, इसके लिए B भी लड़ रहा है, ठीक है, कि ये मेरी है, ये मेरी है। ये तीसरा व्यक्ति है, इसने जैसे एग्जांपल के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसने इस प्रॉपर्टी पे काम किया, यहाँ पे एक फ्लोर बना दिया इसने, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर बना दिया। अब इसको क्या है, इसमें से कुछ नहीं चाहिए, इसको बस अपना पैसा निकालना है इसमें से, ठीक है। तो ये टाइटल के लिए लड़ रहे हैं दोनों के दोनों पार्टीज है, ये पार्टी 1 है, ये पार्टी 2 है, और ये जो है इसको कोई मतलब नहीं, इसको खाली बस चाहिए कि इसके 20 लाख रुपए बन रहे हैं, इस प्रॉपर्टी उसको निकाल दो। तो ये क्या सूट फाइल करेगा? अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? A एंड B दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा एज क्लेमेंट, ठीक है। और ये अपना खाली बस क्या लेगा? अपना खर्चा लेके किनारे हो जाएगा। तो इसी को इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं, ठीक है। मामला किसी और का हो, लेकिन दोनों के मामले में बीच में बोलने वाले व्यक्ति को इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं। तो ये 88 में है, ठीक है। 89 में क्या है बताइए? 89 हमने पढ़ा है। तो 89 में क्या दिया था? अबाउट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, ठीक है, आउटसाइड कोर्ट के बारे में दिया गया है। फिर 90 में क्या दिया गया? तो 90 में ओपिनियन के बारे में दिया है, ओपिनियन ऑफ कोर्ट के बारे में, और 91 में पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। तो ये 88 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इंटरप्लीडर सूट कहाँ दिए? 89 में, 88 में। 89 में क्या पढ़ा हमने? ADR के बारे में। फिर 90 में क्या पढ़ा हमने, और 91 में क्या पढ़ा हमने? तो 91 में पढ़ा हमने ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट मांगेंगे इन केस ऑफ पार्टी अगर एप्लीकेशन लगाए, और 90 है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। फिर इंटरप्लीडर सूट सेम क्वेश्चन है। फिर सेक्शन इंटरप्लीडर सूट रेड विथ ऑर्डर 35,
तो ये हमारा क्या होगा, 88 का अपने को पता है इंटरप्रिटर सूट, तो उसके साथ में हम ये भी कर लेंगे क्या, ऑर्डर 35 को भी याद कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर सूट किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू बी नेम्ड एज डिफेंडेंट, तो कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन लड़ेगा, तो ये होगा यूनियन का नाम होगा, ठीक है। फिर अगर रेलवे का केस होगा तो उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन हो सकता है, तो रेलवे के केस में हमने को पता है कि जनरल मैनेजर होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का केस होगा तो। फिर सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट शेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अनलेस द एक्सपायरेशन ऑफ, तो 2 मंथ है, 2 मंथ कौन सा, आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज़ बिन डिलीवर, ये याद रख लीजिए, 2 मंथ कहाँ से, आफ्टर नोटिस इन राइटिंग, क्या हो गया है राइटिंग, ये डिलीवर हो चुका है, उसके बाद का 2 महीना, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 80, सेक्शन 80 के रिगार्डिंग क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग सेक्शन 80, ठीक है। तो सेक्शन 80 में क्या दिया गया है कि जो नोटिस का प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, डन, 2 मंथ का नोटिस देना मैंडेटरी है। बट उसी सेक्शन में सेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 जो बात करता है 80 का सबसेक्शन 2, ये बात करता है कि कोर्ट की परमिशन के साथ कोर्ट अगर विद द लीव ऑफ द कोर्ट अगर परमिट करे तो अर्जेंट केसेस में सूट फाइल हो सकती है विदाउट किसके, नोटिस के, ठीक है। आपको प्रोविज़न दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में लिखा है, क्या लिखा है कि कोर्ट शैल इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पार्टी, कोर्ट चाहे तो सेटिस्फाई अगर होगी कोर्ट तो पार्टी को सुनने के बाद, नहीं ये वाले मैंने इसी में दिया है, ठीक है। सूट वो प्रोवाइजो बोल रहा था इसके एक्सेप्शन के बारे में, तो सूट ऑब्टेनिंग एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर सूट ऐसा हो जो कि अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ के बारे में है और किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में है, मे इंस्टीट्यूट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट मतलब परमिशन ऑफ द कोर्ट से क्या कर सकते हैं, विदाउट नोटिस जो है सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। बट द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ ऑन द सूट विद वेदर इंटरिम और अदरवाइज, ठीक है। रिलीफ जो है वो रिलीफ नहीं दे सकती कोर्ट, सूट फाइल करने के लिए हम लोग विद द लीव ऑफ द कोर्ट कर सकते हैं, बट जो कोर्ट है वो रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी, चाहे वो इंटरिम हो या अदरवाइज हो, एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग टू दी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट एज द केस में बी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज, शोइंग कॉज इन रेस्पेक्ट टू रिलीफ प्रेइंग इन द सूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि अर्जेंट केस अगर होगा तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट विद द एप्लीकेंट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ कोर्ट क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। बट इंटरिम रिलीफ नहीं लिया जा सकता, नहीं आ सकता है ना। फिर अदर प्रोवाइजो देखिए, अदर प्रोवाइजो क्या करता है कि जो कोर्ट शैल इफ इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है कब, जब अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट को, अपॉर्चुनिटी मिले क्या चीज़ की, ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ बीइंग हर्ड तब किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। फिर बात करता है कोर्ट शैल इफ इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पार्टी नो अर्जेंट केस या नो इमीडिएट रिलीफ एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर सकती है प्लेंट को
फॉर प्रेजेंटेशन टू आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, वापस कर देगी प्लेंट को कि आप नोटिस वाला प्रोविज़न को करिए, 2 महीने का नोटिस दीजिए फिर आइए, ऐसा बोल सकती है ना। तो इसमें यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा, सूट विदाउट सर्विस ऑफ नोटिस कैन बी इंस्टीट्यूटेड जनरली विद द लीव ऑफ द कोर्ट, जनरली नहीं हो सकता, पी इसका आंसर होगा। अ सूट विदाउट द सर्विस ऑफ नोटिस कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अर्जेंट एंड इमीडिएट रिलीफ विद द लीव ऑफ द कोर्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर नॉन कंप्लायंस अगर सेक्शन 18 में हो रहा है तो क्या होगा, तो इसका आंसर है सी, प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा। सेक्शन 80 में मैंडेटरी प्रोविजन है, वो किसके अगेंस्ट होता है, सूट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, है ना। आगे बढ़े। फिर अ सूट टू ऑब्टेन एन अर्जेंट एंड इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, और एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन रिस्पेक्ट टू द एक्ट प्रपोर्टिंग बाय द हिज कैपेसिटी, मतलब अपनी कैपेसिटी के अगेंस्ट, कैपेसिटी में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम किया या गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, तो अगर कोई अर्जेंट या इमीडिएट केस रहेगा तब क्या कर सकते हैं, विदाउट सर्विंग एनी नोटिस अंडर सेक्शन 80 का 1, ठीक है, ये लग रहा है सही, विद द लीव ऑफ द कोर्ट विदाउट सर्विंग नोटिस अंडर सेक्शन 80 का 1, तो इसका राइट आंसर होगा 545 का सी, परमिशन ज़रूरी है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे लीव ऑफ द कोर्ट मिसिंग है, यहाँ पे लीव ऑफ द कोर्ट भी है और नोटिस के बारे में बात करें सेक्शन 80 के। फिर हमारा नोटिस का पीरियड कितना होगा, 2 मंथ। फिर नो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस शैल बी इंस्टीट्यूटेड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months पीरियड नेक्स्ट आफ्टर द नोटिस इन राइटिंग हैज़ बिन डिलीवर। तो 2 मंथ का जो नोटिस पीरियड है वो डिलीवरी ऑफ नोटिस के बाद होगा, डिलीवरी ऑफ नोटिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ दिए नोटिस के बारे में, सेक्शन 80 में दिया गया, ठीक है। फिर बताइए सेक्शन 6 में क्या दिया गया है, तो सेक्शन 5, 6, 7, 8 एक बार बता देती हूँ आपको मैं। सेक्शन 5 में दिया गया है रेवेन्यू कोड के बारे में, है ना। सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड। सेक्शन 6 क्या है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, है ना। फिर 7 और 8 को हम साथ में पढ़ते हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट, 2 तरह के स्मॉल कॉज कोर्ट है, एक है प्रोविंशियल एंड दूसरा है प्रेसिडेंसी। ये भी स्मॉल कॉज कोर्ट है, ये भी स्मॉल कॉज कोर्ट है। ये 7 में दिया सेक्शन, तो ये 8 में दिया सेक्शन, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 में हो गया। फिर 180 में क्या दिया, 180 सेक्शन ही नहीं है अपने पास कितने सेक्शन है टोटल, 158 सेक्शंस है किसमें, सीपीसी में। फिर 21 बताइए, 21 बात करता है ऑब्जेक्शन के बारे में, और 21 का ए बात करता है बार टू ऑब्जेक्शन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स फाइल्स अ सूट अगेंस्ट वाई विच इज़ पार्टनरशिप इन 4 प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, विच इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ 4 प्राइवेट इंडिविजुअल। एक्स सूट फाइल करता है अगेंस्ट वाई और वो है पार्टनरशिप में, वाई पार्टनरशिप में। एक्स डू नॉट इशू नोटिस अंडर सेक्शन 80, पार्टनरशिप ऑफ 4 प्राइवेट इंडिविजुअल। अच्छा, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट है नहीं, ये जो सेक्शन 80 है हमारा वो किस पे अप्लाई करता है, किस पे, तो गवर्नमेंट पे करता है, एंड पब्लिक ऑफिस अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो फिर तो इसका आंसर होगा ए, कैन नॉट बी डिसमिस्ड फॉर नॉन कंप्लायंस, क्योंकि कोई कंप्लायंस का वही नहीं है, इसमें तुक ही नहीं बैठता। बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेक्शन 80 में रिक्वायरमेंट क्या है नोटिस की, तो यस 2 मंथ हम लोग पढ़ रहे थे, तो 2 मंथ का हो गया 60 डेज, ठीक है। आगे बढ़े। फिर इसके बाद वेयर डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, फॉर एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी कंसर्न सेक्शन 82 में।
द एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशू ऑन एनी सच डिग्री अनलेस द पीरियड ऑफ डिग्री अनसेटिस्फाइड होता है पीरियड ऑफ कितना। इसको पढ़ लेते सेक्शन 82 को। तो 82 में क्या बात करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के बारे में, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट है या किसके अगेंस्ट सूट है, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट है जिसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया। एक डिग्री पास हुई है अगेंस्ट द यूनियन और द स्टेट, ठीक है, उनके अगेंस्ट में डिग्री पास हुई है यूनियन, स्टेट या पब्लिक सर्वेंट जो भी वो व्यक्ति थे, तो वो होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एक्सेप्ट सेकेंड प्रोवाइजो की कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री, एग्जीक्यूशन इशू नहीं किया जा सकता अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री। मतलब यहाँ पे 3 months का एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जा रहा है किसको, गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी डिग्री आ गई है तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले 3 month का टाइम मिल जाता है, ताकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है कि जो भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की उनको एक कूलिंग ऑफ टाइम मिल जाए, ताकि उनकी प्रॉपर्टी इमीडिएटली क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट होने से वो उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो, या फिर प्लेंटिफ डिफेंड जिसके जो जजमेंट डेटर है, ये जो हमारा डिग्री होल्डर है उसके फेवर में जाने से पहले एक टाइम पीरियड मिल जाए किसको, गवर्नमेंट को, अपनी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का अल्टरनेटिव, जैसे कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है तो उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वगैरह को देखने के लिए, पेशेंट्स वगैरह को डिस्चार्ज करने के लिए मैंने कम्प्लीटली वाइंड ऑफ करना पड़ेगा ना उस चीज़ को। अगर गवर्नमेंट की है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें चल रहा होगा, तो उसको वाइंड ऑफ करने के लिए टाइम दिया जाएगा, ये कहना है। तो 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं, वेयर डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमारी डिग्री आ चुकी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशू, एग्जीक्यूशन इशू नहीं किया जाएगा कितने पीरियड के लिए, हमारा 3 months के लिए इशू नहीं किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री, ठीक है। क्यों नहीं, फिर नहीं किया जाएगा ऑन एनी सच डिग्री अनलेस 3 महीने का टाइम पीरियड ख़त्म ना हो, तब उससे पहले नहीं किया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन अलाउड है, बट आफ्टर 3 months ऑफ डेट ऑफ डिग्री, ठीक है। 3 महीने हो जाएंगे उसके बाद ही हमारा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लाया जा सकता है, अगर डिग्री अगेंस्ट किसके है, गवर्नमेंट के हैं। तो ये जो हमारा बेयर एक्ट है उसी के बगल में आप लिख लेंगे कौन सा, सेक्शन 82 के बगल में आप लिखेंगे 3 months का टाइम, ठीक है, क्योंकि एक ही ग्लांस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिख जाए। नोटिस के सामने आप क्या लिखेंगे, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। नोटिस सामने हम क्या लिखेंगे, 60 days या 2 month का टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एग्जीक्यूशन के सामने, तो 3 month का टाइम चाहिए रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया मैंने भी। फिर when a decree is passed against the Union of India और execution of such decree shall not be issued, कब तक इशू नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे unless it remain unsatisfied for the period of, unsatisfied रहना चाहिए 3 month के लिए, ठीक है। फिर a decree against the government आ चुका है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ चुका है, नॉट एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। फिर फॉरेन गवर्नमेंट कैन नॉट बी इशूड, हाँ कैन बी इशूड, ठीक है, कैन बी इशूड, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, व्हेन एलियन इज सूड, है ना, उसमें होगा ना, ये एलियन वाले में नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 86 में, ठीक है। 86 में क्या है, हमारे 3 लोग हैं, फॉरेन रूलर, एम्बेसडर एंड कॉन्वॉय, ठीक है। तो एक बार बेयर एक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करता है सूट अगेंस्ट दी फॉरेन रूलर, एम्बेसडर एंड एनवॉय। तो कोई भी फॉरेन स्टेट को सू फाइल नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ट्राई एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर सर्टिफाइड इन राइटिंग कौन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है।
तो अगर मेरे को सूट फाइल करना है, किसके अगेंस्ट फाइल करना है? अगेंस्ट फॉरेन कंट्री या फॉरेन स्टेट, तो मैं कैसे करूँगी? तो पहला है हमारा राइटिंग में होना चाहिए, कंसेंट होगी किसकी? कंसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर दूसरा है राइटिंग, इन राइटिंग, सर्टिफाइड इन राइटिंग होनी चाहिए, सर्टिफाइड इन राइटिंग। कौन करेगा? तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसी चीज़ को लिखा गया यहाँ पे। क्या कहता है यहाँ पे कि फॉरेन गवर्नमेंट कैन नॉट बी सूट, गलत। कैन बी सूट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, गलत। फिर ओरल कंसेंट, गलत। कैन बी सूट विद द कंडीशन दैट द सर्टिफिकेशन ऑफ कंसेंट, मतलब रिटन कंसेंट के बारे में बात हो रही है, इज इशूड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटी? 86 में फॉरेन कोर्ट, फॉरेन रूलर, फिर पहला, दूसरा एम्बेसडर, और तीसरा है हमारा एनवॉय। फिर बात हो रहा है किसका? सूट फाइल किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जाएगा? विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। ओनली द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंसेंट देगी ना, द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं। तो 555 का आंसर होगा हमारा बी, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली के साथ में हमारा क्या क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट भी होगी, और राइटिंग में होगी सर्टिफाइड इन राइटिंग, और क्या है, कौन देगा? तो सेक्रेटरी देगा। ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको। फिर क्या सही है? तो क्या सही है? एलियन एनिमी हमने कहाँ पढ़ा है? तो हमने इसके पढ़ा है 83 में, ठीक है। 83 में क्या पढ़ा? एलियंस के बारे में। 84 में क्या पढ़ा? फॉरेन स्टेट के बारे में। फिर 85 में हमने क्या पढ़ा? स्पेशल पर्सन अगर अपॉइंटेड है किसके? बाय गवर्नमेंट। 86 में हमने क्या पढ़ा? फॉरेन रूलर, FRANC, एम्बेसडर एंड कॉन्वॉय। 87 से फिर वो दूसरी चीज़ें स्टार्ट है, लेकिन ये चार सेक्शन वाइज पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन एनिमी रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नेवर बी सूट, गलत। 83 में ऐसा नहीं दिया है। फिर इंडियन एनिमी रिसाइडेड इन इंडिया मे बी सूट बाय द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। आगे पढ़ लेते। इंडियन एनिमी रिसाइडिंग इन इंडिया मे बी सूट विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। और कैन बी सूट इन एनी कोर्ट, नहीं, ठीक है। तो 556 का आंसर होगा बी। आगे आते हैं इंटरपीरियड सूट के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? तो वी नो 88 में दिया गया है। लेकिन एक और चीज़ अपने को याद रखनी है, 88 प्लस ऑर्डर 35, रोमन में लिखिएगा हमेशा मीन्स में जब भी आप आंसर लिखेंगे तो। फिर आगे बढ़ते हैं। अ नोटिस इन राइटिंग अंडर सेक्शन 80 दिया गया है, ठीक है। किसको दिया जाएगा सेक्शन 80 में नोटिस? तो सेक्रेटरी को दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हो तो सही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, गलत। फिर सेक्रेटरी ऑफ रेलवे को दिया जाएगा इन केस ऑफ द सूट इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग रेलवे, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? 558 होगा। और अगर रेलवे का कंडीशन आएगा तो क्या लिखूंगी मैं? जनरल मैनेजर याद रखूंगी मैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते। इंटरपीरियड सूट का फाइल इट कैन बी फाइल्ड व्हेन, तो पढ़िए कंडीशंस। तो इसका आंसर बी हो गई। हमने एग्जाम्पल दिया था ना यहाँ पे ए और बी का, और तीसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल दे दिया, तो इसको आप टेनेंट मान लीजिए। टेनेंट है और ये दोनों लड़ रहे हैं एज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन है? तो ये फाइल किया जा सकता है बाय द टेनेंट की पता चलने के लिए कि लैंडलॉर्ड एग्जैक्टली में कौन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताइए इंटरप्रीटेड सूट के बारे में क्या इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे है कि डिफरेंट डिफेंडेंट्स जो है, देखिए यहाँ पे जो केस होता है ना, जैसे हमने पढ़ा कि ए और बी लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रॉपर्टी के लिए, और सी बनेगा प्लेंटिफ। ये केस फाइल करेगा अगेंस्ट सारे के, ठीक है। ये बन गया प्लेंटिफ, तो ये बन गए डिफेंडेंट्स, है ना, डिफेंडेंट्स हो गए। अब
जो डिफेंडेंट्स हैं कैन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर, तो ये दोनों क्लेम कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है उसके पीछे में लड़ रहे हैं इन लोग, तो इन लोग क्लेम कर सकते हैं वन अनदर, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, फिर जो प्लेंटिफ है, जो हमारा टेनेंट था, उसको बस अपना किराया या फिर उसने कुछ किया होगा, टेनेंट नहीं मानते यहाँ पे, हम मानते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, बस उसका इंटरेस्ट किसके ऊपर है, जो चार्ज और कॉस्ट उसके लगे उसके ऊपर उसका मेन मुद्दा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है हमारा ये कि प्लेंटिफ मस्ट बी रेडी टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, प्रॉपर्टी के लिए दोनों जो लड़ रहे हैं, ये घर है, इसके लिए दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारे सी के पोजीशन में, प्लेंटिफ की पोजीशन में, तो ये प्रॉपर्टी को डिलीवर करेगा ऐसा उसने बोला है, मतलब रेडी होना चाहिए, प्लेंटिफ जो है वो रेडी होना चाहिए डिलीवर करने के लिए प्रॉपर्टी राइटफुल क्लेमेंट को। ठीक है, ये सही है। तो रियल डिस्प्यूट जो है वो प्लेंटिफ और वन डिफेंडेंट के अगेंस्ट होगा, ऐसा नहीं है, प्लेंटिफ वन डिफेंडेंट नहीं, प्लेंटिफ किसके किसके बीच में इशू है, प्लेंटिफ एंड वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ वेयर लीव टू इन्वेस्टिगेट टू सूट विदाउट सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 86 में सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में बात होगी, देख लेते हैं एक बार, 86 को रीड कर लेते हैं। हमने कहाँ पढ़ा था, हमने फली यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो सूट हमेशा किसके अगेंस्ट अगर होगा, फॉरेन कोर्ट के या फिर एम्बेसडर या एनवॉय के अगेंस्ट होगा। नोटिस वाली बात कहाँ है इसमें, तो ये वाला जो केस है, इन केस ऑफ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ के केस में वेयर लीव टू इन्वेस्टिगेट द सूट विदाउट सर्विस ऑफ समन किया जाएगा, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेटर सूट कहाँ पे दिया गया, 88 में दिया गया। डन। 87 में हमने क्या पढ़ा था, 87 में हमने पढ़ा था अबाउट फॉरेन रूलर एज पार्टी। 89 में हमने क्या पढ़ा, 90 में क्या पढ़ा, 89 में हमने एडीआर के बारे में बात करा था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और 90 में हमने ओपिनियन पढ़ा था, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, पार्टीज चाहे तो ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ले सकती हैं। फिर फॉर द इंटरप्रेटर सूट विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन, तो यहाँ पे बोल रहे देयर मस्ट बी सम डेप्थ और प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। ठीक है, फिर टू और मोर पर्सन क्लेमिंग द डेप्थ और द प्रॉपर्टी एडवर्सली टू वन अनदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होना चाहिए, कोई डेप्थ डिस्प्यूट में होना चाहिए। ठीक है, टू और मोर व्यक्ति उस चीज़ पे डेप्थ के ऊपर क्लेम कर रहे हो। ठीक है, देयर मस्ट बी सूट पेंडिंग वेयर इन द राइट्स ऑफ द राइवल क्लेमेंट फॉर द डेप्थ और द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट कैन बी एजुडिकेटेड, मतलब एक अलग से सूट होना चाहिए जिसमें रियल मैटर जो है वो एजुडिकेट हो रहा हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये जो हमारा इंटरप्रेटर सूट है वही एक तरह का सूट है, उसी सूट में डिसाइड होगा क्या, जितने भी क्लेम्स हैं पार्टीज़ के, डिफेंडेंट्स के क्लेम्स को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर जो इंटरप्रेटर सूट है वो किसके अगेंस्ट है, एडवोकेट के अगेंस्ट नहीं है, इनके अगेंस्ट नहीं है। इंस्टीट्यूटेड बाय अ पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं उस व्यक्ति के अगेंस्ट, वो व्यक्ति अगर सूट फाइल करता है तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर सूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंटरप्रेटर सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, तो कौन से केस में इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता, तो हम लोग को पहले खोजना पड़ेगा कौन कौन से एसेंशियल्स हैं इंटरप्रेटर सूट के, जहाँ पे फॉर एनी प्रॉपर्टी विच रिलेट्स टू टू और मोर पर्सन, कोई प्रॉपर्टी है जो कि रिलेट करती टू और मोर पर्सन पे, बट विच इज़ बीइंग हेल्ड बाय अ थर्ड पर्सन फॉर टाइम बीइंग, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो एक दो पर्सन की है लेकिन फ़िलहाल कोई और तीसरा व्यक्ति उसको होल्ड करके रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, मतलब कौन मालिक है कौन नहीं है इसको इस्टेब्लिश करना है, ये भी सही है। फॉर गेटिंग हिमसेल्फ एब्सॉल्व फ्रॉम द लाइबिलिटी टू कीप द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट बीइंग हेल्ड बाय हिम, तो ये भी सही लग रहा है। लास्ट वाला देखिए, वेयर अ सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट्स ऑफ ऑल द
पार्टीज कैन बी क्लेम, तो ये गलत है। ये इंटरमीडिएट सूट खुद ही में सूट है, वही डिसाइड करता है बाकी सारे पार्टीज की लाइबिलिटीज या राइट्स को, ठीक है। फिर ये आज लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है, तो बताइए। कोई भी ऐसा सूट, नो सूट नॉट इन्वॉल्विंग द अर्जेंट केसेस, कोई ऐसा सूट जो कि अर्जेंट केस वाला मैटर नहीं है, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा। वो इंस्टीट्यूट मतलब कोई ऐसा सूट जो कि अर्जेंट केसेस वाला, नॉट को काट दीजिए, ठीक है, नॉट को मत काटिए तो यहाँ के नॉट को काट करके यहाँ नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो सूट जो कि अर्जेंट केसेस वाला नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है। मे नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट, कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट आफ्टर सर्विंग 2 मंथ नोटिस। 2 मंथ नोटिस ज़रूरी है, ये कहाँ हमने पढ़ा, सेक्शन 80 में पढ़ा, ठीक है। और फिर डिक्री अगेंस्ट द यूनियन, अगर डिक्री है किसके अगेंस्ट, यूनियन के अगेंस्ट, मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, मतलब कूलिंग ऑफ, अनसेटिस्फाइड मीन्स कूलिंग ऑफ पीरियड हो किसके बीच में, 3 मंथ्स के बीच में, मतलब किसके बीच में, तो डिक्री पास होने के बाद 3 मंथ का जो पीरियड हो, टाइम हो जाना चाहिए, तभी जो है हमारा एग्जीक्यूशन होगा किसका, डिक्री का। तो ये कहाँ दिया है, सेक्शन 82 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। ये डन हो गया। अब कल हम अपील करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और मैंने कल एक कमेंट देखा, बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो उसमें एक कमेंट था कि पढ़ाने नहीं आता है तो पढ़ाते क्यों हो करके। तो मेरा बस एक ही जवाब है कि मैं कोशिश कर रही हूँ पहली बात पढ़ाने की। आई एम नॉट अ ट्रेंड प्रोफेशनल कि मेरे को सालों सालों का एक्सपीरियंस हो। आई एम जस्ट ट्राइंग, और ट्राई करते करते ही इंसान बेटर हो गया। आप पहले दिन बहुत ख़राब करोगे, दूसरे दिन थोड़ा कम ख़राब करोगे, 100वें दिन आप ख़राब करोगे लेकिन कंपैरेटिवली कम ख़राब करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप अपना उसको निखारते जाओगे, ठीक है, अपने टैलेंट को निखारते जाओगे। तो आप पहले दिन पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन पढ़ोगे फिर थोड़ा समझ आने लगेगा, धीरे धीरे करते करते चीज़ें एकदम टिप्स पे आपकी याद हो जाएगी। तो ऐसा नेगेटिव कमेंट लोगों को नहीं करना चाहिए। और बाकी ठीक है, अभी हम इसको कर रहे हैं, 45 वाला सीरीज़ कर रही हूँ मैं अभी। ये 45 डेज़ वाला जो मैंने सीपीसी को छोड़ करके जितने भी सिलेबस में है ना हमारे बिहार एपीओ के, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएसए, बीएनएस एंड बीएनएसएस, चारों को लेकर के मैंने 45 डे वाला सीरीज़ चलाया है। और 20 डेज़ वाला मैंने सीपीसी को चलाया, क्योंकि मुझे लगा कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर इफ़ दे आर फॉलोइंग मी तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। और दूसरी बात, मैं फ्यूचर में मैंने प्लान किया है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, जैसे कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम ना रहे, जैसे जनरली क्या होता है एग्ज़ाम आता है तब एक माहौल बनता है, तो माहौल नहीं बनाना है अपने को जैसे बीएसए छोटा टॉपिक है, तो मैं इसको बीएसए को 15 डेज़ या 21 डेज़ में कंप्लीट करूँगी। 15-21 दिन तो बहुत कम हो गया, इसको 10 दिन में ही निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 10 डेज़ चैलेंज, फिर ऐसे बीएनएसएस का 21 डेज़ चैलेंज। और मैं स्टार्टिंग से लेकर के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर रोज़ आपके सामने प्रस्तुत होंगी, वीडियो को अपलोड करूँगी डेली की डेली। ये सीरीज़ चलती रहेगी, कोई एग्ज़ाम आते रहे जाते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉ का ऐसा है ना कि आप जीके जीएस पढ़ के परेशान हो जाओगे। एक टाइम आ जाएगा कि कितना पढ़े जीके जीएस, लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन लॉ बहुत लिमिटेड है, अगर इसको पढ़ के अगर आपके टिप्स पे याद हो गई ना, टिप्स पे, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एपीओ का, जुडिशरी का, वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।